नमस्कार, वेलकम टू नेशन फर्स्ट। माय नेम इज विवेक मिश्रा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब सबसे पुराने इतिहास यानी कि पौराणिक इतिहास में सतयुग का समय था, तो उस समय पर जब युद्ध चलता था, तो सदियों सदियों तक सिर्फ युद्ध ही चलते रहते थे। और जब शांति काल होता था, तो सदियों सदियों तक सिर्फ शांति काल रहता था। अगर बात की जाए मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 20वीं सदी तक ये कहा जाता था कि जब युद्ध होता है तब युद्ध होता है, लेकिन जब युद्ध नहीं होता है तो युद्ध की तैयारियां होती हैं। शांति काल जैसा कोई काल होता नहीं है। लेकिन अब 21वीं सदी में ऐसा कहा जाता है कि युद्ध कभी खत्म नहीं होते हैं, बस युद्ध के तरीके बदल जाते हैं। और जब बात होती है दोस्तों युद्ध के तरीकों की, तो यहीं से शुरू होती है मॉडर्न वॉरफेयर की कहानी। इस मॉडर्न वॉरफेयर में कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल डोमेन्स पे वॉरफेयर होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इसका मतलब होता है मैनिपुलेटिंग डेटा एंड नैरेटिव्स टू इन्फ्लुएंस परसेप्शन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेपाल में रिजीम चेंज और बांग्लादेश में रिजीम चेंज। इन दोनों जगहों पे अचानक से जंजीर आकर के प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमें बस रिजीम चेंज करना है, और रिजीम चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसमें यूजिंग फियर प्रोपेगेंडा एंड डिसेप्शन टू डीमोरलाइज एनिमीज। अब देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रखी थी भारत के अगेंस्ट। क्या कह रहा था? हमने भारत की इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी, इंटरनेट तबाह हो गया, बिल्कुल हमने भारत को बर्बाद कर दिया, दिल्ली पे अटैक हो गया, हरियाणा पे अटैक हो गया। उसके अगेंस्ट में फिर हमारे यहाँ से भी जब चीजें हुई, तो फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो थोड़ा सा कमजोर पड़े। अगर दोस्तों कॉग्निटिव वॉरफेयर की बात की जाए, तो इसमें टारगेटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड बिलीफ सिस्टम, ये बातें होती हैं। अगर आपको याद हो तो भारत ने जब तीन बिल प्रस्तुत किया था, तो उसका विरोध करीब 1 साल तक हुआ था। एक पूरे रोड को किसानों ने ब्लॉक करके रखा था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी फंडिंग विदेश से हुई थी। अब ऐसी चीजें जिसमें आपके डिसीजन मेकिंग को ही रोक दिया जाए, उसे कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजिकल और स्पेक्ट्रम वॉरफेयर की बात की जाए, तो इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसका भी सबसे अच्छा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर से है। इसमें होता है जैमिंग, स्पूफिंग एंड डिस्टरप्टिंग एनिमी कम्युनिकेशंस एंड रडार। आपने देखा होगा भारत के पास कई चाइनीज PL-15 मिसाइल्स हैं, जो कि बिल्कुल खराब हो गई, वो यूजेबल नहीं रह गई। यानी कि उनको फटना था, फटी नहीं। क्यों नहीं फटी? क्योंकि हमारे रडार सिस्टम्स ने उनको जाम कर दिया था। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसमें भारत ने बहुत ही कम समय में एक महारत हासिल की है। दोस्तों, साइबर वॉरफेयर भी होता है। इसमें अटैकिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेलिंग डेटा एंड डिसेबलिंग सिस्टम्स। अब अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, या बात की जाए सर्विस सेक्टर की, तो दुनिया में सॉफ्टवेयर के मामले में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई आगे देश है, तो वो है भारत। अब भारत से कोई साइबर वॉरफेयर सीखे, भारत में आकर के कोई ये कहे कि हम भाई आपके अगेंस्ट साइबर वॉरफेयर छेड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। और वहां पर पाकिस्तान से जैसा देश, वो तो शायद ही इसमें आगे बढ़ पाए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर होता है। इसमें यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू डिग्रेड एनिमी कैपेबिलिटीज। इसमें भी ढेर सारी चीजें यूज की जाती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किया जाता है। अब अगर बात की जाए टैक्टिकल एंड फिजिकल इंगेजमेंट में, तो कन्वेंशनल वारफेयर आता है जिसमें ट्रेडिशनल मिलिट्री कॉम्बैट विद वेपन एंड ट्रूप्स। यानी कि इसमें वही ट्रेडिशनल मिलिट्रीज यूज की जाती हैं, वेपन्स यूज किए जाते हैं, ट्रूप्स यूज होती हैं। अब पाकिस्तान फिलहाल इस मामले में तो युद्ध नहीं कर सकता है, कभी भी वो कन्वेंशनल वार में नहीं आता है, कारण वो यही समझता है कि भाई इसको हम हार ही जाएंगे। फिर आता है गुरिल्ला वारफेयर, जिसमें स्मॉल मोबाइल ग्रुप्स यूजिंग हिट एंड रन टैक्टिक्स। ये वियतनाम और अमेरिका के युद्ध का बढ़िया एग्जांपल है। वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। या फिर अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कई सारे दशकों में, जिसमें USSR से लेकर के अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ। एसिमेट्रिक वारफेयर होता है दोस्तों, जिसमें अनइक्वल पावर डायनेमिक्स होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का। इसमें ऑफन इन्वॉल्विंग नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि यही आतंकवादी, यही जो वो भेजते हैं भारत में अटैक करने के लिए, और फिर यहाँ पे उनको भेज दिया जाता है जहन्नुम में। फिलहाल देखा जाए तो न्यूक्लियर वारफेयर भी होता है। इसमें एटॉमिक वेपन्स को यूज किया जाता है मास डिस्ट्रक्शन के लिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जापान में हुआ था 1945 में, अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर अटैक किया गया था। बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर होता है दोस्तों, जिसमें डिप्लॉइंग पैथोजेंस और टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं। स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन वारफेयर होता है। इसमें स्पेस वारफेयर लाइक टारगेटिंग सैटेलाइट्स एंड स्पेस एसेट्स। इकोनॉमिक वारफेयर होता है, जैसे अभी अमेरिका यूज कर रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है, यूजिंग ट्रेड सैंक्शंस एंड फाइनेंशियल टूल्स टू वीकन एडवर्सरीज। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा अमेरिका पूरी दुनिया पर सैंक्शंस लगाता रहता है। अभी रशिया पर लगा रहा है, इंडिया पर टैरिफ्स
लगाया है। लीगल वारफेयर होते हैं जिसमें एक्सप्लॉइटिंग इंटरनेशनल लॉ टू कंस्ट्रेन एनिमी एक्शंस, इसका सबसे ज्यादा यूज अमेरिका ने किया है दूसरे देशों पर अलग अलग तरीकों से। और अब अगर बात की जाए दोस्तों तो धीरे धीरे ये वारफेयर बदल रहा है। अब एनवायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन भी आ रहा है जिसमें आता है जियो फिजिकल वारफेयर और वेदर वारफेयर। वेदर वारफेयर के पहले अगर हम जियो फिजिकल वारफेयर की बात करें तो मैनिपुलेटिंग नेचुरल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज, ये भी यूज किए जाते हैं। आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे वेदर वारफेयर पे, जिसमें क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल फॉग एंड रेनफॉल मैनिपुलेशन होता है। ये वो तरीका है जिससे कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है। तो इसके क्या कंडीशंस हैं, क्यों ये खतरनाक होता है, इसको आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन के लिए बादलों में उन कणों को प्रवेश कराया जाता है जो वर्षा को उत्तेजित कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन प्राप्त करने के दो सामान्य तरीके होते हैं। पहला होता है ग्लेशियोजेनिक सीडिंग, जिसमें सुपर कूल्ड बादलों में बर्फ बनाने वाले एजेंट जैसे सिल्वर आयोडाइड फैलाए जाते हैं, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो वर्षा या हिमपात को उत्तेजित करते हैं। और दूसरा हाइड्रोस्कोपिक सीडिंग, इसमें सोडियम क्लोराइड का वितरण किया जाता है जो बूंदों को तब तक बढ़ाता है जब तक कि बारिश के रूप में वो गिरने लगे। अब इसके वितरण प्रणाली में विमान, रॉकेट और ग्राउंड आधारित जनरेटर शामिल होते हैं। हाल के समय में ऑटोनॉमस एरियल व्हीकल्स का सबसे ज्यादा यूज किया गया है इसमें। अब क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता जलवायु के अनुसार अलग अलग होती है। ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियोजेनिक विधियों में बर्फबारी 10 से 15% तक बढ़ सकती है, जबकि वार्म ह्यूमिड जोन्स में वर्षा 15 से 20% तक बढ़ सकती है। अब शुष्क क्षेत्रों में जब उपयुक्त बादल मौजूद होते हैं तो हाइड्रोस्कोपिक सीडिंग अधिक प्रभावशाली होती है, और भौगोलिक स्थिति या स्थान के अनुसार परिणाम ह्यूमिडिटी और एरोसोल डेंसिटी पर निर्भर करता है। यह सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि इसमें तकनीक को विशेष क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना शामिल है। अगर बात की जाए ग्लोबल वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स की, तो दोस्तों दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य मौसम संशोधन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसका उदाहरण है ऑपरेशन पोपाई। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के सबसे उन्नत कार्यक्रमों में से एक का संचालन करता है जो सालाना दर्जनों उड़ानें करता है और एएवी के बड़े और रिसर्च में अरबों रुपए, सैकड़ों लाखों डॉलर का निवेश करता है। सऊदी अरब ने भी 2022 में अपने कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के लिए 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर डाले हैं। रूस नियमित रूप से मॉस्को में परेड के दौरान आसमान को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग करता है। ऑन डिमांड मैनिपुलेशन का प्रमाण है ये। थाईलैंड का रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट जो 1950 के दशक की है, वो आज भी मानसून को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसराइल ने भी 1960 के दशक में नेगेव और गलील में वर्षा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग किए हैं। जीएओ ने रिपोर्ट किया कि 2020 से 2024 तक 39 देशों में एक्टिव क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम्स रन हुए हैं। अब बात की जाए इसके मिलिट्री इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो सिविल क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का यूज सूखे की राहत, एग्रीकल्चर, जंगल की आग को कम करना और प्रदूषण की सफाई करने तक फैला हुआ है। हालांकि इन टेक्नोलॉजीज का दोहरा उद्देश्य होता है। वही क्लाउड सीडिंग जो खेतों की सिंचाई करता है, सैटेलाइट इमेजों को भी अस्पष्ट कर सकता है, यानी कि अग्रिम बेस पर विमान को जमीन पर रोक सकता है, पूरे क्षेत्र पर निर्भर मानसून के पैटर्न को बदल सकता है। आर्टिफिशियल रेन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का अब नया मोर्चा बन गई है। पाकिस्तान की हालिया स्मॉग वॉर रूम पहल है एक, जो पंजाब में आर्टिफिशियल रेन के प्रयोग, जिन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदूषण नियंत्रण उपाय के रूप में बताया गया है, ये एक उभरती हुई क्षमता को उजागर करता है जिसकी दोहरी उपयोग क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के लिए खतरे स्पष्ट हैं दोस्तों। चीन का एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम और पाकिस्तान के छोटे छोटे जो परीक्षण हैं, ये एक ज्वाइंट थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए। अब चीन दुनिया के सबसे व्यापक वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को चला रहा है। 2014 से अब तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा निवेश कर चुका है। तिब्बती पठार, जिसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, वहां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का सपोर्ट करता है। इस क्षेत्र में जल परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, हाइड्रो पावर को बाधित कर सकता है और नीचे की जल नियंत्रण प्रणाली को कमजोर कर सकता है। सैनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीडिंग फॉग आईएसआर गतिविधियों को छिपा सकता है। हिमस्खलन लद्दाख में मार्गों को अवरोधित कर सकता है। चीन ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक और 2022 के शीतकालीन खेलों के दौरान आसमान साफ करने के लिए मौसम को बदलने की अपनी क्षमता दिखाई है। अब तिब्बती पठार पर भी वर्षा में बदलाव ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों के प्रवाह को बदल सकता है। इससे असम और पंजाब में कृषि प्रभावित होगी और जल विद्युत उत्पादन कम हो जाएगा। क्लॉस के एक अध्ययन में बताया गया है कि चीन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जहां भारत को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं बिना यह दिखाए कि उसका कोई इरादा भी था।
वर्षा में किसी भी बदलाव से नदियों का प्रवाह भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तरी हिस्सों की ओर बदल सकता है। ब्रह्मपुत्र और सतलज के किनारे स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अस्थिर जल प्रवाह का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल आपकी इस पे अपनी क्या राय है, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार।